हेलो दोस्तों, आज हम लोग CTT CLP के PYQ करने वाले हैं। PYQ इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब जो इम्पोर्टेंट है और डिफ़िकल्ट है वो सब हम लोग इसमें करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को समूह में कार्य करवाता है। वह कठिन कार्यों में संकेत देता है लेकिन धीरे धीरे सहायता कम कर देता है ताकि बच्चे स्वयं कार्य कर सके। यह किस अवधारणा को सर्वोत्तम उदाहरण है? खोज आधारित अधिगम, समष्टि विकास क्षेत्र, सामाजिक अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम। इसका क्या आंसर होगा? यह ZPD के अंतर्गत आता है जब हेल्प किया जाता है, और यह समष्टि विकास का क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब इससे थोड़ा सा हम लोग फैक्ट जान लेते हैं। इसमें शब्द आया था खोज अधिगम, आधारित अधिगम। यह ब्रूनर से संबंधित है। इसमें बच्चा स्वयं खोज कर सीखता है। यहाँ मुख्य बातें धीरे धीरे सहायता हटाना है जो इसके फोल्डिंग को दर्शाता है। यहाँ पे बच्चा खोज कर सीखता है, ठीक है, और ब्रूनर का सिद्धांत था। CTT में डिस्कवरी लर्निंग और ZPD को मिक्स करके भी प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। समष्टि विकास क्षेत्र क्या है कि यह वाइगोस्की का सिद्धांत है। बच्चा जो कार्य अकेले नहीं कर सकता लेकिन सहायता से कर सकता है वही ZPD कहलाता है। PYQ टिक इसमें क्या है मैं बता दूं। PYQ टिक ये ध्यान रखना है कि जब हिंट की बात हो, गाइडेंस की बात हो, पीयर सपोर्ट मतलब सहपाठी सहायता की बात हो, असिस्टेड लर्निंग की बात हो, ग्रेजुअल विथड्रॉल की बात हो, ये सभी शब्द जहाँ दिखे तुरंत समझ लेना है कि वाइगोस्की से जुड़ा यह शब्द है। आंसर ऑटोमेटिक सही लगेगा। आगे उसी में था सामाजिक अधिगम, तो यह बंडूरा का सिद्धांत अनुकरण पर आधारित है। यहाँ इमिटेशन नहीं, गाइडेड असिस्टेंट है। और डी ऑप्शन जो था कॉलर के सिद्धांत से जुड़ा है। समस्या का समाधान अचानक प्राप्त होना ही इंसाइट लर्निंग कहलाता है, अंतर्दृष्टि अधिगम कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हर बच्चा वस्तु को पकड़कर मुंह में डालता है। पियाजे के अनुसार यह व्यवहार किस अवस्था का संकेत है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदनात्मक गद्यात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 0 से 2 वर्ष की अवस्था है। हिंट तो मिल गया, क्या होगा आंसर? तो यह अवस्था हो जाएगा संवेदनात्मक गद्यात्मक अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में प्रतीकों और भाषा का विकास होता है। मुख्य विशेषता इसका क्या है कि इसमें अहम केंद्रितता सबसे ज़्यादा होता है। आगे है संवेदनात्मक गद्यात्मक अवस्था। यह 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। बच्चा इंद्रियों और गतिविधियों से सीखता है। वस्तुओं को छूना, चखना, फेंकना, यह सेंसरी एक्सप्लोरेशन है, संवेदनात्मक गद्यात्मक अवस्था है। CTT में यह प्रश्न मुंह में डालना स्पर्श संवेदी अनुभव को सेंसरी मोटर कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे था ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था मतलब इस अवस्था में बच्चा कंजर्वेशन और लॉजिकल थिंकिंग सीखता है। चौथा ऑप्शन था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और हाइपोथेटिकल रीजनिंग विकसित हो चुका रहता है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक कहता है हर बच्चा अपनी गति से सीखता है इसलिए तुलना करना उचित नहीं है। यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता, व्यवहारवाद, शास्त्रीय अनुबंधन। इसमें प्रत्येक बच्चे को अलग अलग बताया गया है, सीखने की गति अलग अलग होता है बच्चों का, तो यही होता है व्यक्तिगत विभिन्नता। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत कौन दिया है? तो स्पीयरमैन का सिद्धांत है। इसमें G फैक्टर और S फैक्टर यही दोनों मिलाकर द्विकारक सिद्धांत हो गए। बी ऑप्शन था व्यक्तिगत विभिन्नता, मतलब हर बच्चे के सीखने की गति, रुचि, क्षमता अलग अलग होती है। इंक्लूसिव क्लासरूम का आधार भी यही होता है। CTT अक्सर कंपैरिजन शब्द देकर इंडिविजुअल डिफरेंस पूछता है। और नेक्स्ट ऑप्शन था बिहेवियर मॉडिफिकेशन और रेनफोर्समेंट पर केंद्रित है, व्यवहारवाद। चौथा ऑप्शन था शास्त्रीय अनुबंधन, तो यह पावलोव का स्टिमुलस रिस्पांस एसोसिएशन से जुड़ा सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा मानता है कि चांद मेरे साथ साथ चल रहा है। पियाजे के अनुसार यह किस विशेषता को दर्शाता है? संरक्षण, केंद्रीकरण, जीववाद, प्रतिवर्त क्रिया। जब चांद साथ साथ चल रहा है मतलब कि उसको जिंदा मान लिया जा रहा है तो यह हो जाता है जीववाद। संरक्षण, क्वांटिटी सेम रहती है, यह समझ कंजर्वेशन कहलाती है। केंद्रीकरण, बच्चा केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाता है। जीववाद, निर्जीव वस्तुओं को जीवित मानना, यह जीववाद कहलाता है। बच्चा सोचता है कि चांद उसके साथ चल रहा है, यही जीववाद है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टिक मैं बता दूं इसमें कि सूरज मुस्कुरा रहा है, गुड़िया रो रही है, चांद पीछा कर रहा है,
ये सभी एनिमिज्म है, मतलब जीववाद है। प्रतिवर्त क्रिया क्या होता है कि रिफ्लेक्शन एक्शन, जैविक प्रतिक्रिया है या प्रतिवर्त क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक शिक्षक कमजोर छात्रों को बार बार दंड देता है, परिणाम स्वरूप वे पढ़ाई से और दूर होने लगता है। यह दर्शाता है कि दंड हमेशा प्रभावी होता है, सीखना केवल अनुकरण से होता है। अत्यधिक दंड सीखने में बाधा बन सकता है, बच्चों में प्रेरणा जन्मजात होती है। कौन होगा इसका सही आंसर? तो अत्यधिक दंड देना सीखने में बाधा बन सकता है, सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। दंड हमेशा प्रभावी होता है, ऐसा कुछ है नहीं, ये गलत बात है। सीटीटी पेडागोजी में यह गलत माना गया है। बच्चों को कभी दंड नहीं देना है, ना ही बच्चों में गलती निकालना है। पनिशमेंट फियर पैदा करता है या सीखना केवल अनुकरण से होता है, लर्निंग बहुआयामी प्रक्रिया है। दंड अत्यधिक दंड सीखने में बाधा बन सकता है, फियर, एंग्जाइटी, लो सेल्फ इंस्टीम उत्पन्न होने लगता है। कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच पनिशमेंट को डिस्करेज करती है, हिम्मत कमज़ोर कर देता है। फियर फ्री लर्निंग, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, ये सभी बच्चों में प्रेरणा उत्पन्न करेगा। बच्चों में प्रेरणा जन्मजात होती है, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की हो सकती है। एक बच्चा परीक्षा में असफल होने के बाद कहता है पेपर ही गलत था इसलिए मैं फेल हुआ। यह किस रक्षा युक्ति का उदाहरण है? प्रक्षेपण, युक्तिकरण, दमन, प्रतिगमन। आंसर इसका हो जाएगा युक्तिकरण है। युक्तिकरण का मतलब है कि न वो कर पाने पर उसी की गलती देना, उसमें कुछ कमियां निकाल देना। तो यहाँ पे पेपर में असफल होने पर बच्चा पेपर की ही गलती दे रहा है, तो यह उसका युक्तिकरण है। अब यहाँ पे हम लोग और सीख लेते हैं उसके बारे में। चारों ऑप्शन जो था, प्रक्षेपण पहले ऑप्शन में था। प्रक्षेपण का मतलब होता है कि अपनी गलती दूसरे पर डाल देना, तो ये प्रक्षेपण होता है। युक्तिकरण मतलब असफल होने के लिए तर्कसंगत एक बहाना ढूंढना अपने बचाव के रूप में। दमन का मतलब होता है अप्रिय विचारों को दबाना, जो प्रिय न हो, जो अच्छा ना हो, उसे अपने मन में ही दबाए रखना। प्रतिगमन का मतलब होता है कि तनाव में बचकाना हरकत करने लगना, ये प्रतिगमन होता है। कोहलबर्ग के अनुसार अच्छा बच्चा अभिविन्यास किस स्तर में आता है? पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर, नैतिक यथार्थवाद। क्या होगा इसका सही आंसर? आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पारंपरिक स्तर। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, दूसरों की स्वीकृति पाना, यह कन्वेंशनल मोरालिटी का एक भाग है। सजा से बचना, यह प्री कन्वेंशनल है। सामाजिक स्वीकृति कन्वेंशनल होता है। जब बच्चा नई जानकारी को पुरानी मानसिक संरचना में फिट करता है तो पियाजे के द्वारा इसे क्या कहा गया है? समायोजन, अनुकूलन, आत्मसातीकरण, परिपक्वता। जब बच्चा नई जानकारी को पुराने मानसिक संरचना में फिट कर लेता है, जैसे कि तैसे वैसे रख लेता है, तो यह क्या होता है? यह क्या कहलाता है? आंसर इसका हो जाएगा आत्मसातीकरण। अगर उसमें बदलाव कर लेता तो वह समायोजन हो जाता, लेकिन बदलाव नहीं कर रहा है तो यह आत्मसातीकरण कहलाएगा। एसिमिलेशन, नई जानकारी को पुराने स्कीमा में फिट करना, आत्मसातीकरण मतलब एसिमिलेशन कहलाता है। एकोमोडेशन मतलब समायोजन होता है, स्कीमा में थोड़ा सा बदलाव करना ही होता है समायोजन। इसका ट्रिक क्या है कि फिट जहाँ पे दिखेगा वो एसिमिलेशन, और जहाँ पे चेंजिंग दिखेगा अकोमोडेशन हो जाएगा। एक शिक्षक बच्चों को रटने के बजाय गतिविधि आधारित शिक्षण करवाता है, यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? व्यवहारवाद, रचनावाद, अनुबंधन, दंड सिद्धांत। रटने के बजाय गतिविधि हो रही है तो यह रचनावाद हो गया। रचनावाद मतलब जहाँ गतिविधि दिखेगा वहीं पे रचनावाद हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब रचनावाद, बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग इसका मुख्य आधार होता है। सीटीटी में चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी पार्टिसिपेशन, यही कंस्ट्रक्टिविज्म कहलाता है। सीखना उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच संबंध है, यह कथन किसका है? गेस्टाल्टवाद, प्रयत्न एवं भूल, व्यवहारवाद, संज्ञानवाद। उद्दीपन और प्रतिक्रिया की बात हो रही है तो यह व्यवहारवाद से संबंधित है। स्टिमुलस रिस्पांस संबंध, यह व्यवहारवाद से जुड़ा शब्द है। वाटसन और स्किनर इस सिद्धांत से जुड़े हैं। कक्षा में बार बार असफल होने वाला बच्चा प्रयास करना बंद कर देता है, यह स्थिति कहलाती है। अंतर्दृष्टि, अधिगमित, असहायता, प्रेरणा, परिपक्वता। आंसर इसका हो जाएगा अधिगमित असहायता। मार्टिन
सेलीमैन कॉन्सेप्ट ने यह दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि एक सामान्य योग्यता है, यह किसका विचार है? गार्डनर, थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, स्टर्नबर्ग। बुद्धि एक सामान्य योग्यता है, तो यह शब्द स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में स्वयं को समझने की क्षमता क्या कहलाती है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, तार्किक बुद्धि। आंसर इसका हो जाएगा, स्वयं को समझने की बात हो रही है तो ये क्या हो जाएगा? अंतर्वैयक्तिक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जब दूसरों को समझने की बात होता तो वह अंतर्वैयक्तिक हो जाता है। नेक्स्ट है, एक बच्चा मिट्टी को लंबा रोल देखकर मानता है कि मात्रा बढ़ गई, यह किसकी कमी दर्शाता है? वर्गीकरण, संरक्षण, परिवर्तनशीलता, क्रमबद्धता। आंसर इसका हो जाएगा संरक्षण। विकास सिर से पैर की ओर होता है, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? निकट दूर सिद्धांत, सामान्य विशिष्ट सिद्धांत, सतत विकास, मस्तिष्कोन्मुखी सिद्धांत। आंसर हो जाएगा फोर्थ, मस्तिष्कोन्मुखी सिद्धांत। बंडूरा के अनुसार बच्चे सबसे अधिक कैसे सीखते हैं? दंड से, अनुकरण से, परिपक्वता से, अंतर्दृष्टि से। अनुकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल प्रतिभाशाली बच्चों का विकास, सभी बच्चों का समान अवसर देना, कमजोर बच्चों को अलग पढ़ाना, प्रतियोगिता बढ़ाना। आंसर हो जाएगा सभी बच्चों को समान अवसर देना। थॉर्नडाइक का कौन सा नियम अभ्यास पर आधारित है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, अनुकरण का नियम। यहाँ पे अभ्यास की बात हो रही है तो अभ्यास का नियम हो जाएगा। बालक एक कोरी स्लेट है, यह किसका विचार है? रूसो, लॉक, पियाजे, फ्रायड। ये लोके नहीं, लॉक है, ये ऐसे लिखा है, मतलब जॉन लॉक का यह शब्द है। आंसर इसका हो जाएगा सेकंड, जॉन लॉक। जब बच्चा अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय दूसरों पर आरोप लगाता है तो यह क्या है? प्रतिगमन, दमन, प्रक्षेपण, विस्थापन। क्या होगा इसका सही आंसर? आंसर इसका हो जाएगा प्रक्षेपण। किस मनोवैज्ञानिक ने अंतर्दृष्टि अधिगम दिया था? कोहलर, स्किनर, पावलोव, वाटसन। अंतर्दृष्टि अधिगम कोहलर के द्वारा दिया गया था। विकास कभी नहीं रुकता, यह विकास कौन सी है, किसकी विशेषता है? सतत प्रक्रिया, व्यक्तिगत भिन्नता, परिपक्वता, सामान्य से विशिष्ट। आंसर हो जाएगा सतत प्रक्रिया। एक शिक्षक प्रतिभाशाली और कमजोर बच्चों को अलग अलग गतिविधियां देता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? समानता, व्यक्तिगत विभिन्नता, दंड, अनुबंधन। अलग अलग जब है तो व्यक्तिगत विभिन्नता हो जाएगा इसका सही आंसर। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का नैतिक भाग कौन सा है? सहायता, अहंकार, सुपर ईगो, कांक्षा। व्यक्तित्व का नैतिक भाग की बात हो रही है। आंसर इसका हो जाएगा सुपर ईगो। सीखना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, यह परिभाषा किस दृष्टिकोण से जुड़ी है? व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, मानवतावाद, रचनावाद। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन की बात हो गया तो यह व्यवहारवाद से जुड़ा है। एक बच्चा बार बार वही गलती करता है क्योंकि उसे सही प्रतिक्रिया नहीं मिलता, यह दर्शाता है पुनर्बलन का महत्व, दंड का महत्व, परिपक्वता, अंतर्दृष्टि। आंसर इसका हो जाएगा पुनर्बलन का महत्व। पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन किस अवस्था में होता है? संवेदनात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। इसका एज होता है 11 से अधिक, तो यह सबसे लास्ट अवस्था है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। एक शिक्षक बच्चों को वास्तविक जीवन की समस्याएं हल करने देता है, यह शिक्षा पद्धति का उदाहरण है? व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, रटने की विधि, दंड आधारित विधि। आंसर इसका हो जाएगा समस्या समाधान विधि। समस्याएं जब यहाँ पे हल हो रहा है तो यही होगा। नेक्स्ट है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं, यह किसका मुख्य विचार है? जब समाज की बात आएगी तो वाइगोस्की को ध्यान में देना है, तुरंत आंसर सही होगा, ये ट्रिक रखना है याद है, वाइगोस्की करेक्ट हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक
केवल उच्च अंक प्राप्त करने वालों की प्रशंसा करता है, इससे क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकता है? आंतरिक प्रेरणा बढ़ेगी, सभी बच्चे समान रूप से प्रेरित होंगे, कमजोर बच्चों में हीनता विकसित हो सकती है, रचनात्मकता बढ़ेगी। आंसर हो जाएगा कमजोर बच्चों में हीनता विकसित हो सकती है। तो बस आज के लिए इतना ही।